हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ाए थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। दोस्तों मैथ में बात चल रहा था चैप्टर अवकलन, जो कि कल खत्म हो गया था। तो दोस्तों उसके बाद एक नया चैप्टर लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित थे, एक नई क्लास लेकर। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी हिंदी में इसको कहते हैं अवकलन के अनुप्रयोग। इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? अवकलन के अनुप्रयोग। तो देखते हैं दोस्तों अवकलन के अनुप्रयोग में क्या क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले होता है इसमें राशियों के परिवर्तन की दर। क्या होता है इसमें? राशियों के परिवर्तन की दर। राशियों के परिवर्तन की दर, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है राशियों के परिवर्तन की दर। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं और देखते हैं कि राशियों के परिवर्तन की दर क्या होती है। तो देखते हैं सबसे पहले माना एक राशि y कॉमा किसी अन्य राशि एक राशि y किसी अन्य राशि x के सापेक्ष किसी नियम y इक्वल टू एफ एक्स को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है तब dy अपॉन dx x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। परिवर्तन की दर को दर्शाता है। ठीक है गाइस, तो नोट कर लेंगे आप इसको। तो x माना एक राशि ली हमने y, किसी अन्य राशि दूसरी बड़ी राशि ले ली हमने x, y का x के सापेक्ष किसी नियम y इक्वल टू एफ एक्स को संतुष्ट करते हुए जो परिवर्तन होता है वह हमारा dy अपन dx x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसको। तो अब देखेंगे दोस्तों सरल रेखा में गति। तो चलिए करते, आपने नोट कर लिया होगा, इरेज करते हैं और अब देखते हैं सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति। तो दोस्तों देखते हैं सरल रेखा में गति क्या होती है हमारी। यदि किसी क्षण t पर कण की गति v वह चली गई दूरी x हो, तब v इक्वल टू dx अपॉन dt तथा dv अपॉन dt इक्वल टू v इंटू dv अपॉन dx इक्वल टू dx स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। जहाँ दोस्तों क्या है हमारे पास, जहाँ
ए कण का त्वरण है, कण का त्वरण है, ए कण का त्वरण है। तो ये दोस्तों यहाँ पे, और बाकी थोड़ी चीज नॉर्मल है ही, जहाँ ए कण का त्वरण है। तो ये होती है हमारी सरल रेखा में गति v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी तथा डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये होती है यदि किसी क्षण टी पर किसी कण की गति v वह चल रही दूरी x हो, तब ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो गाइस अब एक क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं और फिर एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिर उस क्वेश्चन के समझेंगे और उससे देखेंगे कि हमारे पास किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, तो आप देख सकते हो। चलिए हम भी एक बार पढ़ देते हैं। तो क्वेश्चन कहता है हमारा, एक घन की भुजा में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। यदि घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसके आयतन में होने वाली वृद्धि की दर किस में निकालनी है हमको, ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। ऑप्शन भी आपके सामने है। तो पहला है 900, दूसरा है 725, तीसरा है 700 और चौथा है 825। एक बार फिर, यदि एक घन की भुजा में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसके आयतन में होने वाली वृद्धि निकालनी है हमको, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व करेंगे तो घन की भुजा यानी x, घन की भुजा स्मॉल x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे dx अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। घन का आयतन v इक्वल टू एक्स क्यू सेंटीमीटर क्यू। टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर dv अपॉन dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt इक्वल टू dv अपॉन, चलिए नीचे कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से लीजिए, इक्वल टू dv अपॉन dt इक्वल टू 3 इंटू x का मान हमारे पास क्या है 10 का होल स्क्वायर इंटू 10 का होल स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt हमारे पास जो दी गई है, dx अपॉन dt का मान कितना है 3, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 100 गुणा 3, ठीक है। तो 3 3 9 और 9 में 100 का उड़ा करेंगे तो 900। यह है हमारा राइट आंसर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो dv अपॉन dt। तो गाइस अब देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों ही चीज़ आपकी स्क्रीन पर है। तो आप दोनों को नोट कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और बेसिक है, ये इसका बेसिक कहते हैं इसको। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों कौन सा हुआ, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। कौन सा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपके सामने क्वेश्चन है, तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसको। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन सेकंड, क्योंकि दोस्तों ये बेसिक अगर हमारा क्लियर होता है साथ के साथ तो हमको बहुत प्रॉफिट होता है इससे के। तो बेसिक भी हम एग्जाम्पल की मदद से साथ में ही आपके लिए क्लियर करते चल रहे हैं, जैसा कि करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देख लीजिए क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है। चलिए पढ़ते हैं। किसी क्षण की गति को s इक्वल टू 2 माइनस 3t प्लस 4tq के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कण का उस बिंदु पर जहां इसकी गति शून्य हो जाती है, त्वरण क्या होगा। ऑप्शन है 10 इकाई, 12 इकाई, 11 इकाई और
14 इकाई। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। किसी कण की गति को s इक्वल टू 2 माइनस 3t प्लस 4tq के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कण का उस बिंदु पर जहां इसकी गति शून्य हो जाती है त्वरण क्या होगा? 10 इकाई, 12 इकाई, 11 इकाई या फिर 14 इकाई। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दिया है s इक्वल टू 2 माइनस 3t प्लस 4tq यहाँ पे v दिया होता है हमारे पास v बराबर ds अपॉन dt, ये तो होता ही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 प्लस 12t स्क्वायर, क्योंकि ये इसका दोस्तों जीरो हो गया, 3t का हो गया 3 और इसकी पावर यहाँ आ गई और इसमें से एक पावर हो गई कम, तो 4 × 12 है और t की पावर 2 यानी t स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। तो 12t स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू हो गया 1/2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ds अपॉन dt है जो दिया गया है, चूंकि ds अपॉन dt इक्वल टू 0, तो ये वाला जो ds अपॉन dt है हमने इसकी जगह 0 रख दिया है यहाँ पे, बराबर में ये हमारा है ही, तो हमने इसको साइड चेंज कर दिया है, तो इसके बराबर 0 रख दिया, तो ये आ गया हमारा t बराबर हाफ, ठीक है। क्यों? और दोस्तों t बराबर एक माइनस हाफ भी आएगा, क्योंकि t बराबर प्लस माइनस 1/2 आएगा, तो t इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, तो ये आप ये भी नोट कर लेंगे। अब दोस्तों ये एक साइड में नोट कर लेना, ये हमारा सॉल्यूशन से थोड़ा अलग है। तो चलिए देखते हैं। अब समीकरण 1 से a इक्वल टू d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 24t और t इक्वल टू हाफ है, तो 24 इंटू 20, सॉरी डायरेक्ट आंसर ही लिख गया, 24 इंटू 1/2। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गई। 24 इंटू 1/2 इक्वल टू 12। और दोस्तों हमारा ऑप्शन किस में था? इकाई, 12 इकाई। तो आप देख सकते हो कि ए का जो हमारा मान है, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, वो हमारा क्या है? 12 इकाई है, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसको। अब दोस्तों वर्धमान, ह्रासमान या उच्चिष्ट निम्निष्ट फलन, अब देखेंगे हम वर्धमान, ह्रासमान, उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन, ये हमारे 4 होते हैं। तो इन्हें देखेंगे दोस्तों एक एक करके। तो चलिए इरेज करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब देखेंगे सबसे पहले वर्धमान और ह्रासमान फलन, और जिसमें कि सबसे पहले अब हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पे वर्धमान फलन। वर्धमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन, माना वास्तविक फलन f, वास्तविक फलन f के प्रांत में एक खुला अंतराल I है, तब अंतराल I में तब f अंतराल I में वर्धमान फलन कहलाता है। तब f अंतराल I में वर्धमान फलन कहलाता है। यदि x1 इज ग्रेटर देन लेस देन x2,
तो हमारे को क्या होगा, हमारा जो फॉर्मूला लिख रहेगा f(x1) इज लेस देन इक्वल टू f(x2) कॉमा फॉर एवरी x1 कॉमा x2 फॉर एवरी x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू I। ये हुआ हमारा सॉल्व। ये मतलब हमारा फॉर, ये जो साइन है दोस्तों ये फॉर एवरी का है, तो आप नोट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आता है हमारा, ये तो था वर्तमान फलन, अब आता है हमारा निरंतर वर्तमान। ठीक है, ये वर्तमान के अंदर ही आता है निरंतर वर्तमान, तो उसे देख लेंगे दोस्तों। तो चलिए इरेज करते हैं। ये भी मिलता जुलता इसी से है, फिर भी दोस्तों एक बार और ध्यान से देख लेंगे अच्छे तरीके से तो और सही रहेगा। निरंतर वर्तमान फलन, निरंतर वर्तमान फलन। तो इसके लिए दोस्तों डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देते हैं तो बेटर रहेगा। यदि x1 इज लेस देन x2 तो f(x1) इज लेस देन f(x2) कॉमा फॉर एवरी x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू I। ठीक है, तो ये हुआ हमारा निरंतर वर्तमान फलन के लिए फॉर्मूला, जो होगा हमारा फॉर्मूला कह सकते हो या इसकी डेफिनेशन कह सकते हो दोस्तों, ये है। तो नोट कर लेंगे आप। तो चलिए दोस्तों अब ह्रासमान फलन का देखते हैं। तो इरेज करते हैं इसे और चलते हैं अपने ह्रासमान फलन की तरफ। चलिए अब देखते हैं अपना ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसकी जो हमारी डेफिनेशन या कह सकते हो क्या होगी, माना वास्तविक फलन, वास्तविक फलन, माना वास्तविक फलन f के प्रांत, f के प्रांत में I एक खुला अंतराल है, एक खुला अंतराल है, खुला अंतराल है, एक खुला अंतराल है, तब फलन f, तब फलन f अंतराल I में ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन कहलाता है। अब आगे फॉर्मूला देखेंगे। यदि x1 इज लेस देन x2 तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, f(x1) इज ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2) फॉर एवरी x1 x2 इज बिलोंग्स टू I। तो आप नोट कर लेंगे दोस्तों इसको और फिर चलते हैं अब देखेंगे हम निरंतर ह्रासमान फलन। अब क्या देखेंगे हम, निरंतर ह्रासमान फलन। तो चलिए कर दें दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए इरेज करते हैं और देखते हैं हम अपना निरंतर ह्रासमान फलन। चलिए निरंतर ह्रासमान फलन,
तो इसके लिए दोस्तों हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे। तो यदि x1 इज लेस देन x2 तो f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2) फॉर एवरी x1, x2 इज बिलोंग्स टू I। ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे दोस्तों, ये हुआ हमारा निरंतर ह्रासमान फलन। तो आप नोट कर लेंगे दोस्तों इसे। तो गाइस होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। और चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं कुछ। अब देखेंगे, ये तो था ह्रासमान और वर्तमान और ह्रासमान। अब देखेंगे हम उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट निकालने की विधि। तो चलिए पहले इरेज कर लेते हैं, फिर देखते हैं हम उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट ज्ञात करने की विधि। तो देखिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट ज्ञात करने की विधि। उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट ज्ञात करने की विधि। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें हम इसको किस प्रकार ज्ञात करते हैं दोस्तों। इसकी एक सीक्वेंस होती है, स्ट्रेटेजी होती है। इसको हम एक मतलब सीरियल पे ही ज्ञात कर सकते हैं। इसको 1 बाय 1 करके सीरियल नंबर से, जैसे कि पहले ये स्टेप करेंगे, फिर इसके बाद दूसरी स्टेप, फिर तीसरी स्टेप, फिर चौथी स्टेप। तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसको निकाल सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ये उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। तो हम इसके लिए स्टेप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारी, दिए हुए फलन y इक्वल टू f(x) का x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx ज्ञात कीजिए। dy/dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप क्या आएगा हमारा, dy/dx के उक्त मान को शून्य के बराबर रखकर प्राप्त समीकरण dy/dx इक्वल टू 0 से x के विभिन्न मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। माना x के विभिन्न मान a b c है। ठीक है, डॉट 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 ये हमने मान के चले। तो हमारी 2 स्टेप कंप्लीट होती हैं यहाँ पे। तो चलिए अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। ऊपर करते आपने नोट कर लिया होगा, इरेज करते हैं अब इसको और अपनी थर्ड स्टेप को देखते हैं। तो चलिए थर्ड स्टेप को देखते हैं। तो हमारी स्टेप थर्ड क्या कहती है कि dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन करके d2y/dx² ज्ञात
कीजिए। ठीक है, ये हुई हमारी स्टेप। तो dy अपॉन dx का अब हम पुनः अवकलन कर देंगे और देखेंगे कि क्या आता है। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। तो फोर्थ स्टेप क्या कहती है हमारी, d2y अपॉन dx स्क्वायर में x के स्थान क्रमशः a b c जो हमारे मान निकले थे रखकर निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। तो क्या याद करना है हमको, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये है यहाँ पे x बराबर a, दूसरा है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये दूसरा है यहाँ पे हमारा x बराबर b, तीसरा है हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे x बराबर c। तो ये है हमारे 4 स्टेप हुई दोस्तों। तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे इनको। तो चलिए, उपकरण आपने नोट कर लिए होंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चलिए फिफ्थ स्टेप को देखते हैं। तो स्टेप फिफ्थ में हमको पता चल जाता है कि यदि d2y अपॉन dx स्क्वायर x इक्वल टू a ऋणात्मक है तो x इक्वल टू a पर y का मान उच्चिष्ट होगा तथा y का उच्चिष्ट मान बराबर क्या होगा, f a, ये y का उच्चिष्ट मान होगा। ठीक है, और धनात्मक है तो, और यदि हम 6 पॉइंट में यही चीज करेंगे तो आप समझ सकते हो। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और चलिए अब 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो 6 पॉइंट, यदि ये बराबर धनात्मक हो तो x बराबर a पर y का मान निम्नलिखित होगा तथा y का निम्नलिखित मान बराबर एफ ए। तो हमारे ये 6 पॉइंट हो गए। तो चलिए अब लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो लास्ट पॉइंट हमारा सिर्फ एक प्रक्रिया दोहराने वाला है। तो चलिए लास्ट पॉइंट को भी देख लेते हैं। तो चलिए लास्ट पॉइंट यानी 7 नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है, यदि d2y अपॉन dx स्क्वायर x इक्वल टू a इक्वल टू 0 है तो d3y अपॉन dx क्यूब ज्ञात करके उपरोक्त प्रक्रिया दोहराते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा उच्चिष्ट और निम्नलिखित ज्ञात करने की विधि थी जो ये हमारी खत्म हो चुकी है। तो इसका भी दोस्तों एक एग्जांपल देख लेते हैं, तभी फिर क्लास को खत्म करेंगे। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, बी के किस मान के लिए फलन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी अंतराल माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी में एक ह्रासमान फलन है। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास 1 कॉमा इन्फिनिटी, ऑप्शन बी है 2 कॉमा 5, ऑप्शन सी है माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, ऑप्शन डी है माइनस 3 कॉमा प्लस 3। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन के लिए क्या दिया गया है, सॉल्यूशन तो दिया गया है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी। तो एफ डैश एक्स क्या करेंगे इसका, तो क्या आएगा कॉस एक्स माइनस बी। अब ह्रासमान के लिए क्या है हमारा, ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन 0। तो कॉस एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू कॉस एक्स इज ग्रेटर देन बी। हम जानते हैं कि, तो दोस्तों क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कॉस का मान -1 कॉस थीटा या कॉस एक्स या फिर +1। तो क्या आएगा हमारा +1 इज ग्रेटर देन बी इज लेस देन बी, यानी बी का जो मान है +1 से तो कम है, +1 से तो हमारा बी का मान है जो कम है। और हाँ तो दोस्तों ये बस ये चाहिए हमको, b इज ग्रेटर देन 1। तो इसमें कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन ए हो गया, क्योंकि 1 कॉमा इन्फिनिटी ये हुआ हमारा ऑप्शन करेक्ट। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन और आंसर सॉल्यूशन यानी कि दोनों आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।